हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीटी एजुकेशन में, जिसमें हमने शुरू कर दिया था जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एंशियंट इंडिया। उसमें देखा था सबसे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद देखा था आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद देखा था ऐतिहासिक काल। उसके बाद देखा था हमने पाषाण युग। उसमें देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद देखा था हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद देखा था वैदिक सभ्यता, जिसमें हमने 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद हमने देखा था 600 बीसी कुछ धार्मिक आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था बौद्ध धर्म और उसके बाद देखा था जैन धर्म। उसके बाद हमने देखा था मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, फिर पढ़ा था नंद वंश। फिर उसके बाद कुछ विदेशी आक्रमण पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था यूनानी आक्रमण, उसके बाद पढ़ा था ग्रीक आक्रमण। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मौर्य पीरियड, जिसमें हमने पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश। उसमें सबसे पहले हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद देखा था बिंदुसार के बारे में, और फिर उसके बाद में देखा था द ग्रेट अशोका के बारे में। और उस अशोका के कुछ अभिलेख देखे थे, उसके कुछ स्तंभ देखे थे। अब उसके बाद हमने पढ़ा था मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य मौर्य पीरियड के बाद आने वाला काल, जिसमें हमने देखा था शुंग वंश, उसके बाद देखा था कण्व वंश और उसके बाद देखा था शातवाहन वंश। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में, शक वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहले आता है इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी आक्रमण, जिसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है, ग्रीक, यानी जिसे यूनान भी कहते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, डेमेट्रिमस प्रथम। आप लोगों को सभी वंशों के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रथम रूलर, लास्ट रूलर और उनके ग्रेटेस्ट रूलर के नाम याद रखने, एसएससी में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्रीक की कैपिटल क्या थी, शाकाल, जो कहाँ पर है, सिंध में। तो इंडो ग्रीक का ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में आपको पूछा जाए तो कौन था, मिनेंडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। जो मिलिंद था वो इतिहास का प्रथम शासक था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो वो आप लोग आगे देखेंगे कि कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। जब मिलिंद था उसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया, और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त की, बौद्ध भिक्षु नागसेन से। जो द ग्रेट अशोका था उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किससे प्राप्त की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अशोक ने किन किन धर्मों का पालन किया। ठीक है। और ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलिंद ने नागसेन से प्राप्त की थी, ये कौन सी बुक में लिखा गया है, मिलिंदो पन्हा। ठीक है, इस बुक का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है शकवंश। शकवंश कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया थे, जिसमें सेंट्रल एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो जो भी कंट्रीज है जो सेंट्रल एशिया में आती हैं। भारत में इनकी 5 शाखाएं थी, जिनमें सबसे पहले थी कश्मीर, उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद मथुरा, उसके बाद उज्जैन और उसके बाद दक्कन। इस वंश का महान शासक कौन था, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ शक डायनेस्टीज, उज्जैन, नहीं रुद्रदामन, जो कहाँ पर था, उज्जैन में। ये 5 शाखाएं थी ना, ये कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्कन। तो इस वंश का महान शासक कौन था, रुद्रदामन, जिसने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया, जो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, जूनागढ़ अभिलेख। इस वंश के लास्ट रूलर के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम क्या है, रुद्रसेन तृतीय। इसकी हत्या, रुद्रसेन तृतीय की हत्या किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिसने भारत में शकवंश को अंत किया। शकवंश को समाप्त इसके द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आता है कुषाण वंश। इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, वेस्टर्न चाइना से। जबकि शक वंश का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, सेंट्रल एशिया से। ठीक है। तो कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ, कनिष्क। इसने शक वंश का अंत कश्मीर से किया। शक वंश की 5 शाखाएं थी जो हमने देखी थी, इनमें पहली कौन सी थी, कश्मीर। तो शक वंश का अंत कश्मीर से किसने किया, कनिष्क ने।
और 78 AD में शक संवत चलवाया। एक विक्रम संवत होता है जिसका जो कब चालू हुआ था 57 BC में, ठीक है, वो आप याद रखना। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने शासन के तीसरे साल में कश्मीर में चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। हमने देखा था बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महासंगति हुई थी, जिनमें चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। ये कनिष्क के इतिहास का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया। हमने देखा था पहले कि सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू करवाया था, इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानियों ने, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क ने सिक्कों पर तिथियां एवं शासकों के नाम छपवाने की प्रथा शुरू की थी, तो ये जानकारी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, यानी कि गुप्त काल के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 319 AD से 540 AD तक। गुप्त काल को इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इतिहास का सब सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुप्त काल का। इससे कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमको अभिलेख मिले हैं, जिनमें 7 अभिलेख प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहला है मेहरौली पिल्लर लेख जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में लिखा गया। दूसरा है पूना ताम्र लेख जो प्रभावती जो चंद्रगुप्त डॉटर की चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। फिर है इलाहाबाद पिल्लर अभिलेख जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया, उसके जिसके बाद एरन अभिलेख, फिर बिलसड़ अभिलेख, फिर बीतरी गुफा अभिलेख। तो ये आप ये इनकी जानकारी रखिए, क्या पता SSC इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। भारत के प्रथम मंदिर के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर, जो किसके शासनकाल में बना था, गुप्ता पीरियड में बना था। वो कहाँ पर है, देवगढ़ झांसी में। अजंता और एलोरा की गुफाएं जिनमें केव नंबर 16, 17, 19 ये कब बनी है, गुप्ता पीरियड में, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं गुप्ता पीरियड के, जिनमें सबसे प्रमुख है कालिदास। ये उनकी पुस्तकों के नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम वंशीय, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवम, तंतु संहारम। फिर आते हैं विशाख दत्त जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद आते हैं वरामीर जी, उनकी पुस्तक है व्रत संहिता पंच सिद्धांतिका। उसके बाद बाणभट्ट जिनकी पुस्तक है हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिर आते हैं हर्षवर्धन जिनकी पुस्तक है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके बाद नाम आता है कामंदक का जिसने नीति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। सबसे प्रमुख आर्यभट्ट जिन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद अमर सिंह जिसने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद वात्स्यापन जिसने कामसूत्र लिखा। उसके बाद विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद वत्स भट्टी जिसने रावण वध लिखा। उसके बाद धन्वंतरी जिसने अणु सिद्धांत लिखे। उसके बाद सोमदेव जिसने कथाचरित सागर लिखी। उसके बाद पाणिनि जी जिसने अष्टाध्याय लिखी। इसके बाद कल्हण जिनकी पुस्तक है राजचरंगिणी। तो इन पुस्तकों के नाम और इनके लेखकों के नाम आपको याद रखने, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इन स्त्रोतों के अनुसार श्री गुप्ता को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाए। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो किसे कहा जाता है, श्रीगुप्त को। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा, 319 AD से, ये गलत, ये 319 से 540 नहीं है, ये 319 से 335 तक है, ये आप लोग ये करेक्ट कर लेना है इसको। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया कौन सी ईस्वी में, 319 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिच्छवी से क्या याद आता अपन को, कि महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी की राजा
की सिस्टर थी। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का प्रथम शासक था जिसने सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे और चांदी के सिक्के किसने चलवाए सर्वप्रथम, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, उसका पुत्र समुद्रगुप्त। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, यानी कि 375 एडी से 335 एडी से 375 एडी तक। इससे भारत का नेपोलियन कहा गया है, किसके द्वारा, इतिहासकार वीए स्मिथ के द्वारा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। इसने दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया था और उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। और यह एक चक्रवर्ती सम्राट भी बना। इसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और किसकी उपाधि धारण की, विक्रमांक की। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। इसने हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का राजकवि। इसने हरिशेन को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए नियुक्त किया था। यानी कि इसने हरिशेन को बोला कि अपनी विजयों का वर्णन करे, और कौन से अभिलेख में करे, इलाहाबाद अभिलेख में, ठीक है। समुद्रगुप्त स्वयं भी एक कवि था और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछा जाए कि कविराज किसे कहा गया है, तो बोलेंगे हम समुद्रगुप्त। और नेपोलियन किसे कहा गया भारत का, वो भी समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त एक वीणा वादक भी था और इसे सिक्कों पर वीणा वादक करते हुए दर्शाया गया है। यानी कि हमें गुप्ता पीरियड से जो सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त का चित्र मिला है और समुद्रगुप्त को उसमें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, और क्योंकि इसके दरबार में वंशबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। तो बौद्ध भिक्षुक रहा करता था, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है रामगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 375 एडी से 380 एडी तक था। इसका स्रोत हमें मिलता है एरन अभिलेख से और देवी चंद्रगुप्त अभिलेख से। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इस वंश का सबसे महान शासक, जिसका टाइम पीरियड है 380 एडी से 413 एडी तक, जो इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। हम केवल अकबर को जानते हैं जिसने नवरत्न रखे थे अपने दरबार में, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सबसे पहले जो नवरत्न रखने की परंपरा शुरू की थी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके 9 नवरत्न थे जिन्हें हम देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अमर सिंह का नाम। तो ये कौन थे, ये संस्कृत भाषा के महान कोशागार थे, ठीक है। उसके बाद आता है धन्वंतरि जी का नाम। तो ये एक वैद्य थे, ये महान वैद्य थे, कभी नहीं आएगा, ये वैद्य आएगा। उसके बाद नाम आता है हरिशेन जी का, ये एक महान कवि थे। उसके बाद नाम आता है कालिदास जी का, तो ये कौन थे, एक महान कवि भी थे और एक नाटककार भी थे। उसके बाद नाम आता है छपन जी का, तो ये क्या थे, ये एक ज्योतिष शास्त्र थे। उसके बाद नाम आता है शंकु का, तो एक क्या थे, ये एक महान स्थापत्यकार थे। उसके बाद नाम आता है बेताल भट्ट का, तो एक महान जादूगर थे। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, तो वो बेताल वही है। उसके बाद नाम आता है वराहमिहिर जी का, तो ये कौन थे, ये खगोल शास्त्री थे। उसके बाद नाम आता है वररुचि जी का, तो ये संस्कृत के महान विद्वान थे। तो ये 9 नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आपको ये लोगों के नाम और इनकी उपाधि ये याद रखनी है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि छप्पन कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि ज्योतिष शास्त्र थे, या एक कवि थे, या खगोल शास्त्री थे, या एक स्थापत्यकार थे। तो ठीक है, ये कौन थे, एक ज्योतिष शास्त्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या कर दी, तो उसके बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 399 एडी में एक चीनी यात्री फाइयान वो भारत में आया था, और वो कितने वर्षों तक रहा था, 15 वर्षों तक।
एक चीनी यात्री हुएनसांग भी आया था, वो किसके शासन काल में आया था? हर्ष के शासन काल में। तो फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। कब आया था? 399 एडी में। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ, तो किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। इसमें परम भागवत की भी उपाधि धारण की। तो किस परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 413 एडी से 454 एडी तक। 413 एडी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कब की थी? 413 एडी में। लेकिन 12वीं शताब्दी में इसे किसके द्वारा नष्ट करवा दिया गया? इसे नष्ट करवा दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। जो कौन था? मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों में से एक। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, जिसमें सबसे पहला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसके बाद आता है कबूचा का, उसके बाद आता है यलदौज का, और उसके बाद आता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी का। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। आपने पढ़ा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपसे, तो वो कौन सा है? वो भारत का कौन सा है? नालंदा। यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और ये महान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी इसे कहा गया है। ठीक है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही थे। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेखों के बारे में पूछा जाए कि ये किसके शासन काल में सर्वाधिक बने थे, तो किसके शासन काल में बने थे? कुमारगुप्त के शासन काल में। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका पुत्र स्कंदगुप्त, जिसका टाइम पीरियड है 454 एडी से 467 एडी तक। इसे इस वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है। स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई। तो पहले मरम्मत किसने करवाई? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सुदर्शन झील की सबसे पहले मरम्मत किसने करवाई थी। ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया पिछली वीडियो में, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है। इसके लिए इसने चक्रपालिता जो सन था किसका? गवर्नर ऑफ गुजरात प्रणदत्ता, इसको नियुक्त किया था। तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? स्कंदगुप्त द्वारा। इसके लिए इसने किसको नियुक्त किया था? चक्रपालिता को, जो किसका सन था? गुजरात के गवर्नर प्रणदाता का। ठीक है। इसी के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो हूणों का प्रथम आक्रमण के बारे में आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था? स्कंदगुप्त के शासन काल में, जिसमें टॉरमेन का आक्रमण सबसे प्रमुख है। तो टॉरमेन को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। तो हूणों का आक्रमण हुआ तो था, लेकिन इसमें हूण पराजित हुए थे। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से, जो कब लिखा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में। जो किस डायनेस्टी का शासक था? चालुक्य डायनेस्टी का। ये आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत, हम जब दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें आएगा चालुक्य वंश, चेर वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको और पता चल जाएगा। ठीक है। गुप्त वंश के लास्ट रूलर के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन था? विष्णुगुप्त, जिसे कुमारगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट रूलर कौन हो गया? श्रीगुप्त। इम्पोर्टेंट रूलर या वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और लास्ट रूलर कौन है? विष्णुगुप्त, जिसे कुमारगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे लास्ट में आता है हर्षवर्धन का टाइम पीरियड, जो एंशियंट इंडिया का लास्ट टॉपिक है। जो इस हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 606 एडी से 647 एडी तक। इसे भारत का सबसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो भारत आपसे पूछे कि भारत का सबसे अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है हर्षवर्धन को। ये कौन से वंश का था? पुष्यभूति वंश, यानी कि वर्धन वंश।
पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सबसे महान शासक के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन था? हर्षवर्धन। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? पहली थी थानेश्वर हरियाणा में और दूसरी थी कन्नौज में। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो वो क्या था? प्रभाकर वर्धन। और माता का नाम पूछा जाए तो वो क्या था? यशोमती। इनके बड़े भाई का नाम पूछा जाए तो वो क्या था? राजवर्धन। और बहन का नाम क्या था? राजश्री। इसके बाद 606 एडी में इसने हर्ष संवत चलाया। हमने देखा था शक संवत के बारे में, विक्रम संवत के बारे में, गुप्त संवत के बारे में, और अब देख रहे हैं हर्ष संवत के बारे में। तो शक संवत कब चालू हुआ था? 78 एडी में। विक्रम संवत कब चालू हुआ था? 57 बीसी में। और गुप्त संवत कब चालू हुआ था? 319 एडी में। और हर्ष संवत कब चालू हुआ? 606 एडी में। ठीक है, ये तो चार ये संवत आप लोग याद रखना। फिर 629 एडी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था और यह 16 वर्षों तक भारत में रहा था। जबकि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 15 वर्षों तक। जबकि हेनसांग कितने वर्षों तक रहा? 16 वर्षों तक। इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? नालंदा विश्वविद्यालय से। कौन सी शिक्षा? किस धर्म की शिक्षा? बौद्ध धर्म की। इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाए कि हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी तो वो पुस्तक कौन सी थी? CU की चीनी भाषा में लिखी थी। ठीक है। भारत में अपनी यात्रा के दौरान इसने गुजरात के लखपत और दक्षिण भारत में कांचीपुरम की भी यात्रा की थी। ये जानकारी आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि के बारे में पूछा जाए तो वो कौन था? बाणभट्ट। उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन खुद भी एक कवि था। इसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? नादानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जिसमें रत्नावली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई? 647 एडी में। ठीक है। तो एंशियंट इंडिया यहाँ खत्म होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।